तो यहाँ पर हम आपको यही बात बता रहे हैं कि जो आपका फिजिक्स का पेपर होगा वो कितने मार्क्स का है, 60 मार्क्स का है, जिसमें 12 मार्क्स का जो है आपका एमसीक्यूज पेपर होगा। ठीक है, उसके बाद 48 मार्क्स का आपका जो थ्योरेटिकल पेपर है, जो भी लिखने लिखाने का है सिलसिला, वो मार्क्स का है। अच्छा, सेक्शन बी जो है, सेक्शन बी 48 मार्क्स में से 30 मार्क्स का जो है आपका सेक्शन बी बनेगा। इस सेक्शन बी के अंदर फिर दो पार्ट बनाए गए हैं, एक पार्ट 1 बनाया गया और एक पार्ट 2 बनाया गया। पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 1 जो है उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, जैसे जिनकी छोटे छोटे जवाब देने पड़ते हैं। और पार्ट 2 जो है इसके अंदर आपको 15 मार्क्स के न्यूमेरिकल करने होंगे। ठीक है, तो 15 मार्क्स के न्यूमेरिकल करने के लिए इसमें आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, यानी एक सवाल जो है आपका वो कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है। ठीक, क्लियर हो गई बात। अब इसमें अगर आप देखें, इस पेपर को गौर से देखें, तो पार्ट 1 के अंदर आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और कितने मार्क्स हैं, 15 मार्क्स। तो एक सवाल आपका कितना बन रहा है, 3 नंबर का बन रहा है। 3 नंबर के लिए आपने एक सवाल का जवाब लिखना है। पहला सवाल क्या है, राइट द 3 इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन डेली लाइफ। फिजिक्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है, 3 पॉइंट लिखने हैं आपने। ठीक है, दूसरा सवाल क्या है, डिफाइंड मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होती है, विच इज मोर एक्यूरेट, अ वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, वाई। अब इसमें ये वाला जो क्वेश्चन है ये प्रैक्टिकल के अंदर होता था, लेकिन अब चूंकि मैं शायद प्रैक्टिकल में नहीं दिया ना, उन्होंने यहाँ डाल दिया है। देखते हैं इसको, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको नहीं कराया है, ठीक है ना। अच्छा जी, स्टेट दी लॉज, लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन को इनर्शिया लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये आपको नहीं पढ़ाया दिया है, इसमें कटा हुआ है इस सिलेबस के अंदर। ठीक है, तो स्ट्रिंग, टेंशन ऑफ स्ट्रिंग भी है इसमें। टेंशन ऑफ स्ट्रिंग भी कटा हुआ है। असल में मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो पेपर बना है ना आपका, जो मॉडल पेपर बना है, ठीक है, इस ये जब बना था जब आप पेंडेमिक में नहीं थे, यानी ये डिज़ाइन हुआ था 2020 के जनवरी फरवरी के अंदर ये डिज़ाइन हुआ था। ठीक है, और उस वक्त जो है सिलेबस शॉर्ट नहीं हुआ था, सिलेबस शॉर्ट हुआ है 2020 के सितंबर के बाद। तो इसलिए मॉडल पेपर के अंदर कोई तब्दीली नहीं की गई है। मॉडल पेपर का मतलब होता है कि आपको एक बता दिया जाए कि कितने सेक्शन होंगे, कितने सेक्शन में कितने क्वेश्चन होंगे, और कौन से क्वेश्चन के कितने मार्क्स होंगे। ठीक है, ये होता है मॉडल पेपर। अब ज़रूरी थोड़ी कि जो ये सवाल इसमें लिखे हुए हैं यही सवाल पेपर में आएंगे। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जब भी मॉडल पेपर आता है ना, जिस साल, अगर आपके इस साल आपके टाइम पे जो है मॉडल पेपर आया, तो आप लोग लकी हैं। क्यों लकी हैं, कि मॉडल पेपर में से ना बहुत सारे सवाल पेपर में मौजूद होते हैं। अब इसमें जितने सवाल आपको दिए हुए ना, ये सारे सवाल आप क्या करना, अच्छे तरीके से इनकी तैयारी कर लेना। तो आप देखिएगा 30% तो यही सवालात आपको, 30-40% हो सकता है 50% भी जो है ना, यही सवाल आपको क्या मिल रहे होंगे, पेपर में भी, फाइनल पेपर में भी मिल रहे होंगे। ठीक है, तो मैं इसीलिए इसको डिस्कस कर रहा था। राइट 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर के दरमियान में डिफरेंस लिखना है, हीट एंड टेम्परेचर के दरमियान में डिफरेंस लिखना है। ठीक है, सवाल नंबर 6 में लिखा हुआ है, स्टेट 2 कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। आपको पता है दो कंडीशन होती हैं, सम ऑफ फोर्सेस शुड बी इक्वल टू जीरो एंड सम ऑफ टॉर्क शुड बी इक्वल टू जीरो। तो वो छोटा सा टॉपिक है, वो भी बहुत आसान सा है, ये भी आपको मैंने पढ़ा दिया है। इट इज पॉसिबल फॉर अ बॉडी टू हैव एक्सेलरेशन व्हेन इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, क्या ये मुमकिन है कि कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो और उसके अंदर जो है वो एक्सेलरेशन भी हो, ऐसा पॉसिबल है? कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट स्पीड से अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन कब होगा? अब ये थोड़ा सा नहीं सवाल, होगा। नहीं, अगर वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन होगा, उसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। वहां पर ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है। ठीक है, और कांस्टेंट स्पीड से अगर वो मूव कर रहा है तो उसका मतलब है कि उसके अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो सर्कुलर मोशन में तो हो सकता है उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए। ठीक है,
prove that the velocity is prove that the ratio of power and force. velocity जो होता है वो किसकी बराबर होता है, रेशियो होता है पावर एंड फोर्स का, प्रूफ करना ही है। ठीक है, अब ये सवाल जो है ना, ये पावर का जो टॉपिक हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये फार्मूला था P इज इक्वल टू एफ इंटू वी। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपॉन एफ। ठीक है, तो ये फार्मूला चैप्टर नंबर 8 में है, और ये मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर आपको शायद पढ़ा दिया मैंने, ये मुझे याद नहीं है। और साइंटिफिक रीज़न का एक सवाल होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आखिरी सवाल जो है साइंटिफिक रीज़न का होगा। उसके अंदर आपको 3 साइंटिफिक रीज़न यहाँ पर क्वेश्चन दिए होंगे, कोई सा आपने 2 के इसके आंसर देने होंगे। ठीक है, अच्छा अब आ जाइए इसके अंदर जो पोर्शन है न्यूमेरिकल्स का, इसमें ये देखें, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टावर, ये चैप्टर नंबर 3 से आया हुआ है न्यूमेरिकल। ठीक है, तो इसका मतलब है चैप्टर नंबर 3 से न्यूमेरिकल लाजमी आएगा। चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल लाजमी कर लें। अब 150 ग्राम बुलेट इज फायर्ड फॉर 1 किलोग्राम गन, ये चैप्टर नंबर 4 का न्यूमेरिकल है। ठीक है, रिकॉइल ऑफ गन, ये मैंने आपको जब न्यूमेरिकल कराया था तो ये तब मैंने आपको बताया था कि ये बड़ा फेवरेट न्यूमेरिकल है और ये इम्तिहान में पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, दी एक्स एंड वाई कंपोनेंट, ये चैप्टर नंबर 5 से आया हुआ है। ठीक है, अच्छा द फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली टू डोर, ये चैप्टर नंबर 6 से न्यूमेरिकल दिया हुआ है इन्होंने। ठीक है, अच्छा स्ट्रिंग 2 मीटर लॉन्ग, ये न्यूमेरिकल भी मैंने आपको कराया हुआ है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंशन जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होती है। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 8 से आया हुआ है न्यूमेरिकल। सही है, हाउ मच, सॉरी चैप्टर नंबर 7 से आया हुआ है। हाउ मच वर्क इज डन, सही है, वर्क एनर्जी एंड पावर का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, ये वहां से एक न्यूमेरिकल आया हुआ है। फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वुमन पुटिंग ऑल हर वेट ऑन वन हील। ठीक है, तो ये जो न्यूमेरिकल है चैप्टर नंबर 10 से आया हुआ है, प्रेशर वाला। ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है 0.5 किलोग्राम नीड टू जूल, ये चैप्टर नंबर 11 से आया है। तो यूँ समझ लें कि आपके पास सिर्फ चैप्टर नंबर 1 और 2 को उन्होंने छोड़ दिया है। ठीक है, 1 और 2 में से कोई न्यूमेरिकल नहीं आया, बाकी 8 न्यूमेरिकल हैं, हर चैप्टर में से एक एक न्यूमेरिकल आ रहा है। और आपने कितने न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने हैं इसमें, 5 न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, या तो आप 8 के 8 चैप्टर के न्यूमेरिकल की तैयारी करके जाओ, या आप कोई से 5 चैप्टर्स की न्यूमेरिकल की तैयारी पक्की करके चले जाओ। ठीक है, तो आपको 5 न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, 8 दिए हुए होंगे, 5 न्यूमेरिकल आपने करने हैं। ठीक, तो इस चीज़ को ज़रा मद्देनज़र रखिएगा। वैसे मैं तो अब तक आपको करवा चुका हूँ, मेरे ख्याल में हम लोग चैप्टर नंबर 8 पे पहुँचे हुए हैं, क्या कहते यस हैं? सर। तो चैप्टर नंबर 7 तक के तो न्यूमेरिकल मैंने आपको यस सर। करा दिए हैं, और ये जो जितने भी न्यूमेरिकल है ना, ये चैप्टर नंबर न्यूमेरिकल नंबर 10 से लेके न्यूमेरिकल नंबर 14 तक, ये जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है जिनको, ये सारे न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं, ये आपको कराए हुए हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो अगर अभी आपसे पेपर कहा जाए कि अगले महीने पेपर दे दो, तो आप 5 न्यूमेरिकल करके आ जाओगे। ठीक है, ये पांचों न्यूमेरिकल जो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है, ये सारे आपको आते हैं पहले से। आप थोड़ा सा इसको रिवीजन करेंगे तो आप करने लग जाएंगे। वैसे मैं ये सारे न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करवाऊंगा क्लास के अंदर, बल्कि मैं यहाँ तक आ जाऊँ, यहाँ तक। ठीक है ना, चैप्टर नंबर 8 अभी न्यूमेरिकल मैंने शायद नहीं कराया आपको। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में आ जाइए। डिस्क्रिप्टिव सेक्शन के अंदर आपको क्या दिया हुआ है, इसमें आपको एनी 3 क्वेश्चंस का आपने जवाब देना है। आपको 5 सवाल दिए हुए हैं इन्होंने, उसमें आपको कोई से 3 सवालों का जवाब देना है। ठीक है, याद होगा मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 जब पढ़ाया था तो मैंने कहा था सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को घोल के पी जाए, क्योंकि ये वो सवाल है जो इम्तिहान में लाजमी आता है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 में से ये सवाल आया हुआ है, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसको थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया है। ठीक है, 2s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर होता है, तो उन्होंने वी एफ स्क्वायर को इधर कर दिया और बाकी चीज़ों को राइट पे कर दिया है।
काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन आपसे पूछ ली है, साथ में 1 नंबर की डेफिनेशन है और बाकी ये डेरिवेशन आप करेंगे। तो जैसे आपको सवाल पूछा जा रहा है वैसे ही आपने जवाब देना है। तो एक सवाल जो है 6 नंबर का होता है, 6 3 जा 18 मार्क्स बनेंगे। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद जो है ड्राइव द रिलेशनशिप टेंशन इन स्ट्रिंग, ये आपके कोर्स से कट गया है, लिहाजा ये वाला सवाल तो आपके पास नहीं आएगा। इसकी जगह कोई और आ जाएगा। हो सकता है कि आपके पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट ड्राइव करने वाला फार्मूला आ जाए, ग्रेविटेशनल लॉ, मास ऑफ अर्थ तो दिया हुआ है, वेरिएशन इन जी वाला सवाल आ जाए। सही है। या काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है के इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। मैंने आपको वो ड्राइव करवाया था चैप्टर नंबर 7 में, 8 में। अभी मैं आपको करवाऊंगा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, ये करवा दिया, मुझे याद नहीं है। तो वो सवाल आ जाए। तो डेरिवेशंस जो है ना वो हमें पता होती हैं कहाँ कहाँ से आ रही हैं, तो वो आपको करवा दी जाएंगी और करवा ही दी हैं काफ़ी सारी। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर लिखा हुआ है मास ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ स्टेट लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन डिटरमाइन द मास ऑफ अर्थ बाय यूजिंग। ये वाला सवाल आपको करवाया जा चुका है, मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है। राइट डाउन द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग यूजिंग बाय हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट ये अभी चैप्टर नंबर 10 में हम पढ़ेंगे। और क्वेश्चन नंबर 22 जो है डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, शो दैट अल्फा इज इक्वल टू 1/3 बीटा, ये भी हम चैप्टर नंबर 3 में, चैप्टर नंबर 11 में ये पढ़ेंगे, जो अब आपका चैप्टर नंबर 10 है। ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं आपको कल मैंने शेयर की थी, और मेरे ख्याल में ये सबसे पहले मैंने ही आपको शेयर किया है, कहीं से भी आपको ये चीज़ नहीं मिली है। ठीक है। और सिर्फ अपने सब्जेक्ट का शेयर नहीं किया है, हर सब्जेक्ट का मैंने आपको शेयर कर दिया है, कि इंग्लिश हो क्या, फिजिक्स हो क्या, मैथ हो, तो हर सब्जेक्ट का आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है कि किस तरीके से पेपर बन के आएगा। ठीक है। इसमें प्रैक्टिकल भी शामिल है। अब आ जाइए थोड़ा सा हम मैथ को देखेंगे। मैथ को हम फिर मैथ के पीरियड के अंदर स्टडी करेंगे या देखेंगे। ठीक है। तो जी अब हम आ रहे हैं आज की पढ़ाई की तरफ। तो मुझे ये बताइए कि हमने कल क्या पढ़ा था। सर एनर्जी का टॉपिक चल। ठीक है। तो बाय यूजिंग द सेकंड लॉ, कॉन्सेप्ट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो ये है कि फोर्स बराबर होता है, फोर्स बराबर होता है किसके, m इंटू ए के। ठीक है। एंड बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 में कि 2as बराबर होता है, किसके बराबर होता है, वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। ठीक है। ये जो है वी एफ और वी आई जो है सब स्क्रिप्ट में लिखे जाएंगे, क्योंकि ये वी एफ और वी आई, और ये जो 2 है ये पावर में है, तो इसलिए इसको पावर में लिख देता हूँ यहाँ पे, देखें इस तरह से। ठीक है। ये हो गया। अब क्या है, हमें मालूम है, क्या मालूम है कि यहाँ पर 2as तो अपनी जगह रहेगा, लेकिन जो vf था वो किसके बराबर हो गया था, वो हो गया था v के बराबर हो गया था। तो इसलिए मैं vf की जगह पे क्या पुट कर रहा हूँ, v का स्क्वायर हो जाएगा, और vi की जगह पे क्या हो जाएगा, ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। कि vi क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, इसलिए उसका स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। और जब हम vf की वैल्यू पुट करेंगे जो v थी, हमने यहाँ देखें यहाँ पे यूज किया था,
ये देखें VF किसके बराबर था, ये V के बराबर था, और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, हमने सपोज की हुई थी कि वो ऑब्जेक्ट चूंकि रेस्ट में है इसलिए वो हरकत नहीं कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो 0 होगी। तो VI की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, देखें 0 पुट कर दिया, और ये जो VF था इसकी जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, V पुट कर दिया। ठीक है। तो अब जब हम इसमें इसके स्क्वायर को ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2AS इज इक्वल टू V का स्क्वायर माइनस 0। ठीक है, ये क्या हो गया जी, ये स्क्वायर हो गया। और आपको पता है जब 0 में से हम किसी नंबर को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी नंबर में 0 को, तो उस नंबर की कोई ऊपर कोई उसके इफेक्ट नहीं पड़ता। इसलिए हमारे पास क्या आ गया, 2AS इज इक्वल टू आ गया, ऊपर से हम ले लेते हैं V स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। हमें किस चीज़ की वैल्यू मालूम करनी है, हमें S की वैल्यू मालूम करनी है। तो S की वैल्यू कैसे मालूम करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे S बराबर होगा V स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय, क्योंकि बाद में जो 2A है वो राइट पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए आपके पास आ जाएगा S बराबर हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन 2A। ठीक है, अब इक्वेशन में नंबर 1 में फोर्स की वैल्यू और एक्सेलरेशन जो S की जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे। तो पुट करने से हमारे पास क्या होगा, यहाँ लिखेंगे बाय substituting the value of F and S in equation number 1। इक्वेशन कौन सी थी हमारी, इक्वेशन 1। इस इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी W इज इक्वल टू F की जगह आ जाएगा हमारे पास MA। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, और इसकी जगह आ जाएगा, S की जगह आ जाएगा ये V स्क्वायर अपॉन 2A। ठीक है, अब आपको पता है कि इसमें A से A जो है वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक जगह पे A जो है ये वाला A डिवाइड में और ये वाला A जो है वो मल्टीप्लाई में, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो अगले स्टेप में हमारे पास जो वर्क डन आएगा वो वर्क डन किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा 1/2 M और V स्क्वायर। ठीक है, हाफ MV स्क्वायर। तो ये वर्क डन किसने किया है, ये मूविंग ऑब्जेक्ट ने किया है। तो हम यहाँ पे एक सेंटेंस लिखेंगे, एज वर्क इज डन बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। वर्क किसने किया है, मूविंग ऑब्जेक्ट ने किया है, लिहाजा ये सारा का सारा वर्क जो है, काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। और मूविंग ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, के ई कहते हैं। लिहाजा ये किसके बराबर हो जाएगा, वर्क डन किसके बराबर होगा, के ई के बराबर होगा। तो इन अदर वर्ड्स हम लिख सकते हैं कि के ई इज इक्वल टू होगा किसके, ये जो ऊपर फार्मूला हमने ड्राइव किया है इसके। तो ये एक डेरिवेशन थी काइनेटिक एनर्जी की जो मैंने आपको करके दिखाई है। ठीक है, बहुत आसान सी डेरिवेशन है। आई होप आपकी समझ में आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।